एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में नरेश अपनी पोती खुशी के साथ रहता था। खुशी के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, इसीलिए नरेश ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। नरेश एक छोटा व्यापारी था, लेकिन व्यापार में हुए भारी नुकसान के कारण उसे अपना काम बंद करना पड़ा। एक दिन अचानक दो आदमी उसके घर पर दस्तक देते हैं। ओ नरेश चाचा, बाहर आओ। कहाँ अंदर छुपे बैठे हो, बाहर निकलो। नरेश धीरे धीरे बाहर आता है। क्या नरेश चाचा, तुमने तो हद ही कर दी। इतने महीने हो गए तुमने पैसे नहीं लौटाए, अब कब वापस करोगे? अरे ब्रजेश, मेरा व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। ये सब हमें कुछ नहीं पता। अगर 1 महीने के अंदर हमारे पैसे नहीं दिए तो हम सरपंच से कहकर तुम्हारा ये घर खाली करवा देंगे। इतना कहकर दोनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं। नरेश निराश होकर ऊपर भगवान की तरफ देखता है और बोलता है, हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए। एक वक्त की रोटी तक के लाले पड़ गए और ऊपर से लोग जीने भी नहीं दे रहे। अब तो बस आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हो। नरेश की ये बातें सुनकर खुशी भी बाहर आ जाती है। दादाजी, आप ऐसे परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं भी कोई रास्ता निकाल लूंगी। आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे आपको इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। बेटा, मैं यही नहीं चाहता था कि तुझे काम करना पड़े, लेकिन भगवान ने ये दिन भी दिखा दिया। मैं तो कर्ज के कारण इस गांव से बाहर जा नहीं सकता। अब तुझे ही जाना पड़ेगा। हमारे रमेश काका हैं, उनके यहाँ शायद कोई काम मिल जाए तुझे। खुशी अपना सारा सामान एक छोटे से सूटकेस में रखती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा दादाजी, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटी, अपना भी ध्यान रखना। और बस कुछ ही समय की बात है, फिर मैं तुझे वापस बुला लूंगा। फिर खुशी अपने घर से निकल पड़ती है। जैसे ही वह गांव के बाहर जाती है, वह उस पुल को पार करती है जो उसके गांव को दूसरे गांव से जोड़ता था। अचानक उसे रास्ते में एक कुटिया दिखती है। उसे याद आता है कि दादाजी कहा करते थे कि इस पुल के पार एक साधु बाबा की कुटिया है, जिनके पास बहुत सिद्धियां हैं। क्यों ना एक बार बाबा से मिल ही लूं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। यह सोचकर खुशी कुटिया के अंदर चली जाती है। अंदर एक बूढ़े साधु बाबा बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटी, आओ, बैठो। प्रणाम बाबा जी, मैं रामपुर से आई हूँ। बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। लगता है किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हो। जी बाबा जी, मेरे दादाजी का व्यापार में बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मैं काम की तलाश में इस गांव आई हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है? अगर हां, तो मुझे दे दो। बाबा जी, मेरे पास मेरी माँ पिता की आखिरी निशानी है, ये अंगूठी, पर इसे मैं आपको कैसे दे दूं? बेटा, तुम्हें सीखने की लालसा नहीं है क्या? थोड़ी देर सोचने के बाद खुशी ने वह अंगूठी साधु बाबा को दे दी। हमेशा याद रखना, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, पर अंत में जीत उसी की होती है। बस बाबा जी, यही महत्वपूर्ण बात थी। अगर और जानना है तो मुझे कोई और कीमती चीज दो। खुशी सोच में पड़ गई। मेरे पास जो 5 सिक्के हैं, उनमें से एक सिक्का देकर देखती हूँ। उसने बाबा को एक सिक्का दिया। प्यार करना, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग लगे। खुशी को उनकी बातें कुछ अजीब लगी। अच्छा बाबा जी, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जाओ बेटी, और एक बात और याद रखना, जिसको मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना। फिर खुशी वहां से चल देती है। खुशी प्रतापगढ़ रमेश काका के यहाँ पहुंच जाती है और रमेश काका से मिलती है। काका जी नमस्ते, मैं रामपुर से आई हूँ। मेरा नाम खुशी है। मेरे दादाजी नरेश आपके मित्र हैं। उन्होंने मुझे यहाँ काम के सिलसिले में भेजा है। अच्छा, तुम नरेश की पोती हो? आओ आओ, अच्छा हुआ। वैसे भी मैं काम के लिए एक लड़की देख ही रहा था। अब ऐसा करो, तुम रसोई में चली जाओ, वहां काजल और सुमित होंगे, उनसे मिल लो, वो पूरा काम समझा देंगे तुम्हें। वो रसोई में चली जाती है। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है।
मुझे रमेश काका ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा था जाकर काजल और सुमित से मिल लो, वो सारा काम समझा देंगे। यहाँ सिर्फ काम ही करना है, ना कि काम ना करने के बहाने ढूंढते रहना। खुशी को उन दोनों का बर्ताव थोड़ा अजीब सा लगा। फिर उसने थोड़ी देर बाद देखा कि जो भी रमेश काका का राशन का सामान है वो लोग उसमें से चोरी करते हैं। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? काका को पता लगेगा तो क्या होगा? सुन, तुझे पहले ही बताया था ना, अपने काम से काम रखियो। और वैसे भी आज तक मालिक को पता नहीं चला, इसे चुपचाप ऐसे ही चलने दे, अपनी टांग मत अड़ा। खुशी को साधु बाबा की बात याद आई। साधु बाबा ने सही कहा था कि कभी झूठ मत बोलना। फिर वो अगले दिन रमेश काका के पास जाती है और कहती है, काका जी, आप कभी रसोई में जाकर देखते हो कि कितना राशन है? क्यों बेटी, क्या हुआ? काका, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो काजल और सुमित। क्या किया उन दोनों ने? काका, वो दोनों राशन का कुछ सामान चुराकर बेच देते हैं, और अगर आपको उन्हें रंगे हाथ पकड़ना है तो अभी चलो। इसी समय वो लोग सामान की चोरी कर रहे हैं। फिर वो दोनों रसोई में गए। रमेश ने देखा कि सुमित एक चावल का बोरा लेकर जा रहा था। क्या हो रहा है ये सुमित? ये बोरा लेकर कहाँ जा रहे हो? मालिक, हमें माफ कर दीजिए। तभी रमेश का बेटा वहां आ जाता है। पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए। कभी कभी लालच में आकर इंसान ऐसी गलती कर देता है। ठीक है, अब की बार माफ कर देता हूँ, पर अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी खुशी की होगी। फिर कुछ दिनों बाद खुशी रसोई में काम कर रही थी। तभी रमेश काका का लड़का वहां आता है। खुशी, मैंने तुम्हें जब से देखा है तब से मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे तुम पसंद हो खुशी। खुशी ने सोचा कि मैं हाँ कर दूं, पर तभी उसे साधु बाबा की वो बात याद आ गई। ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग लगे। नहीं नीरज, आप रमेश काका के बेटे हो। मैं काका के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहती। फिर नीरज वहां से चला जाता है। अरे यार काजल, वो तो काफी तेज निकली। उसने तो मुंह पर मना कर दिया यार, पूरा प्लान चौपट हो गया। नीरज, कैसे भी करके उस लड़की को यहाँ से निकलवाओ। तुम चिंता मत करो, अगले जाल में ये खुशी पक्का फंसेगी। उन्हें ये बात करते हुए खुशी ने सुन लिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नीरज और काजल की भी मिली भगत है। अब मुझे काफी सतर्क रहना होगा। नीरज रमेश काका के पास जाता है और बोलता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। कहो बेटा, काफी टेंशन में लग रहे हो। पिताजी, मुझे कल रात को खुशी ने धमकी दी कि तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसवा दूंगी। क्या खुशी ने ऐसा किया? उसकी ये मजाल। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लान बना लिया। क्यों ना हम कुछ गुंडों को पैसे देकर इसे मरवा ही दें। पर ये बात तेरे और मेरे ही बीच में रहनी चाहिए। फिर खुशी को रमेश बुलाता है और कहता है, जाओ खुशी, ये थैले में कपड़े हैं, जाकर इस पर प्रेस करवा लाओ। खुशी वहां से चली जाती है। रमेश ने यह थैला इस वजह से खुशी को दिया था क्योंकि उसकी योजना थी, उसने प्रेस वाले की दुकान से पहले ही अपने गुंडे लगा रखे थे कि जैसे ही कोई लड़की ब्राउन रंग का थैला लेकर आएगी वे लोग उसे मार देंगे। तभी काजल को याद आता है, अरे, मुझे तो आज शाम को नीरज के साथ डिनर पर जाना है और अभी तक मैं अपना सूट प्रेस के लिए नहीं दे के आई। तभी वो भी निकल गई। इत्तेफाक से उसके पास जो थैला था उसका रंग भी ब्राउन ही था। खुशी रास्ते में जा ही रही थी कि उसे एक बुजुर्ग अम्मा मिली जो काफी भूखी लग रही थी। उसकी मदद करने लगी क्योंकि बाबा ने उसे कहा था कि जिसे मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद जरूर करना, जिस वजह से उसे प्रेस वाले के यहाँ पहुंचने में देर हो जाती है। तभी काजल वहां पहुंच जाती है। ओए, यही है वो लड़की, फटाफट काम पूरा करो। तभी एक गुंडा पीछे से जाकर काजल को चाकू मार देता है और सब वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां खुशी आती है और रोती है। फिर कुछ लोग उसे लेकर रमेश काका के घर पहुंचते हैं। जैसे ही नीरज ने काजल की लाश देखी वो रोने लगा। सब मेरी गलती है पिताजी, मैं काजल से प्रेम करता था, पर खुशी ने काजल को आपके सामने जलील कर दिया था, तो मैं उससे बदला लेना चाहता था। नीरज, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जा, चला जा यहाँ से, और मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। नीरज वहां से चला जाता है। मुझे माफ करना खुशी, मैं भी उसी के इस प्लान में शामिल था। मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे दादाजी के सारे कर्जे उतर जाए। फिर खुशी बैग में पैसे रखकर वहां से चली जाती है। वाह खुशी, तुम अपने काम में सफल रही। अब मैं अपना सारा कर्ज चुका सकता हूँ। और इस तरह उन पर आए सारे दुख दूर हो गए।